आज हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हमने पहले ही पढ़ा है कि ब्रिटिश सरकार की ओर से कंपनी पर नियंत्रण के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था। यह पहली बार कंपनी पर कंट्रोल करने वाला कानून था भारत में। क्यों लाया गया था? क्योंकि कंपनी का अत्याचार भारतीयों पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, करप्शन बढ़ गया था, जो जी में आ रहा था वो सब कुछ कर रहे थे, तो इन पर कंट्रोल जरूरी था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो लाया, लेकिन वह बहुत नाकाफ़ी था। ऐसे में इस कानून में कुछ सुधार की ज़रूरत थी, बहुत सारे प्रावधान जोड़ने की ज़रूरत थी, जिसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। विलियम पिट के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाया गया था। विलियम पिट द यंगर पूरा नाम था इनका। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। यह 1780 में संसद में आए थे और 1783 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए थे और 1784 में इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट को लाया था। इस एक्ट को लाने का उद्देश्य यही था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट पहले बनाया गया है उसमें जो भी कमियां हैं उसको सुधार किया जाए। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा लाया गया था, जो दीर्घकालिक समाधान साबित नहीं हुआ। ये हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इतना संभव जरूर हो पाया कि इसने एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जहां वह कंपनी की निगरानी करती थी, लेकिन सत्ता अपने हाथ में नहीं लेती थी। हालांकि यह इतना काफ़ी नहीं था। देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद ये तो प्रणाली स्थापित हो गई कि ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर निगरानी होने लगा, लेकिन सत्ता अभी भी हाथ में नहीं थी। सत्ता किसके पास थी? कंपनी के हाथ में। केवल ब्रिटिश सरकार निगरानी कर रही थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को एहसास हो गया कि जब तक कंपनी का नियंत्रण पूरी तरह अपने हाथ में नहीं लेगी तब तक वह सुधार नहीं किया जा सकता। तो पिट्स इंडिया एक्ट यानी 1784 को रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए लाया गया था। इस एक्ट के लाने का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार करना था। इसके अलावा कंपनी पर ब्रिटेन की संसद का नियंत्रण भी स्थापित करना था। ये रेगुलेटिंग एक्ट से नहीं हो पाया था। अब पिट्स इंडिया एक्ट यानी इसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के तहत राजनीतिक गतिविधियों के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड और वित्तीय गतिविधियों के लिए निदेशक मंडल की स्थापना की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक गतिविधियों के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और वित्तीय गतिविधियों के लिए निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। कंपनी के शासन पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। यही है राजनीतिक गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए। कंपनी के राजनीतिक अधिकारों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से छीनकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड को दे दिया गया। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी में राजनीतिक और व्यापारिक यानी वित्तीय कार्य को भी देखते थे। अब यहाँ समझने वाली बात है, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया तो पिट्स इंडिया एक्ट लाने के बाद ब्रिटेन की संसद का नियंत्रण बहुत ज़्यादा हो गया। कैसे? तो यहाँ पर गतिविधियों के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड और वित्तीय गतिविधियों के लिए निदेशक मंडल की स्थापना की गई। राजनीतिक गतिविधियों के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और वित्तीय गतिविधियों के लिए निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। कंपनी के शासन पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। यही राजनीतिक और व्यापारिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया कि राजनीतिक कार्य कौन देखेगा,
तो राजनीतिक कार्य दूसरा देखेगा और व्यापारिक कार्य दूसरा देखेगा। ठीक है। राजनीतिक गतिविधियों के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड, यानी जो भी राजनीतिक गतिविधियां होगी वह कौन देखेगा? नियंत्रण बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ बैठे थे? इंग्लैंड में। ठीक है। जबकि वित्तीय गतिविधियों यानी कि व्यापारिक गतिविधियों को कौन देखेगा? निदेशक मंडल, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये कहाँ थे? भारत में कंपनी के लोग थे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डायरेक्ट कंपनी का इस गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है इस एक्ट के तहत। कैसे? राजनीतिक गतिविधियों पर पूरा कंट्रोल कौन करेगा? नियंत्रण बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये कहाँ बैठा है? इंग्लैंड में, यानी ब्रिटिश क्राउन। और जो निदेशक मंडल है यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये कहाँ है? भारत में। ये सिर्फ व्यापारिक देखेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये कहाँ बैठेगा? इंग्लैंड में, यानी कि ब्रिटिश क्राउन में। तो इसमें 6 सदस्य का प्रावधान किया गया, जिसमें एक पद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया और इसके अलावा एक पद एक्सचेकर का बनाया गया और 4 प्रीवी काउंसलर का बनाया गया। इसके अलावा इस एक्ट के तहत ये भी प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? जो लोग यहाँ है ही नहीं, भारत में बैठे हैं इंग्लैंड में, लेकिन ये जो 6 सदस्य हैं इनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा? तो भारत के राजस्व से दिया जाएगा। यानी कि इस एक्ट के तहत दोहरी सरकार की व्यवस्था की गई, यानी द्वैध शासन लागू किया गया। किसके तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन लागू किया गया। अपने वाणिज्यिक मामलों के प्रबंधन के लिए निदेशक न्यायालय का प्रावधान किया गया, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय ने अपने राजनीतिक मामलों का प्रबंधन किया। बात वही है कि राजनीतिक और व्यापारिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया। जो राजनीतिक मामला है वो कौन देखेगा? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ बैठा है? इंग्लैंड में। और जो व्यापारिक मामले है वो कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी निदेशक मंडल। ये बैठे हैं भारत में, ये देखेंगे। इसी को द्वैध शासन यानी दोहरी व्यवस्था की कही जाती है। इसके पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान था नहीं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सिर्फ ये था निगरानी करने के लिए, लेकिन सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथ में नहीं थी। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आने के बाद ब्रिटिश क्राउन के पास भी नियंत्रण करने की क्षमता आ गई। कैसे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से उनके पास राजनीतिक शक्तियाँ चली गई। वो राजनीतिक निर्णय लेंगे, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भारत में बैठा है यानी कि निदेशक मंडल, ये सिर्फ व्यापारिक मामलों में निर्णय लेंगे। इसके अलावा इस एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल के परिषद से सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई और गवर्नर जनरल को मत देने का अधिकार दे दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी गवर्नर जनरल को वोट देने का अधिकार था, लेकिन शर्त यह थी कि 4 सदस्य वोट देते और इनमें वोट अगर 2-2 में टाई हो जाए तो गवर्नर जनरल वोट कर सकते थे। लेकिन इस शर्त को समाप्त कर दिया गया और इनकी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई और गवर्नर जनरल को भी वोट देने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल को और मजबूत बना दिया गया। इस एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया कि जो 3 सदस्य हैं, ये जो 3 सदस्य हैं गवर्नर जनरल के परिषद में, काउंसिल जो है, इसमें एक सदस्य कंपनी की सेना का चीफ यानी कमांडर इन चीफ भी सदस्य के रूप में शामिल होगा। ये भी शर्त रखी गई। किसके माध्यम से? पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए। इसके अलावा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में भी 3 सदस्यीय काउंसिल की व्यवस्था की गई। देखिए,
गवर्नर जनरल कहाँ बैठते थे? बंगाल में। यानी कि सरकार कहाँ से चल रही थी? बंगाल से। भारत में जो सबसे बड़ा व्यक्ति था, जो सबसे प्रमुख व्यक्ति था, कौन था? गवर्नर जनरल। यानी सरकार कहाँ से चल रही थी? बंगाल से। और मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी, यहाँ कौन बैठता था? गवर्नर बैठते थे। ये किसके अंडर आते थे? गवर्नर जनरल के। तो यहाँ भी 3 सदस्य काउंसिल की व्यवस्था की गई। जैसे बंगाल में गवर्नर जनरल के अधीन काउंसिल परिषद की स्थापना की गई, वैसे ही मद्रास और बम्बई में भी जहाँ गवर्नर बैठते थे वहाँ भी काउंसिल की व्यवस्था की गई, ताकि वो अपने प्रांत के क्षेत्रों में आसानी से निर्णय ले सके। यह भी प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाएगी, लेकिन शर्त यह रखी गई कि ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेकर। गवर्नर या गवर्नर जनरल को वापस बुलाने का अधिकार भी ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के जरिए। इस प्रावधान के बाद बम्बई और मद्रास पूर्ण रूप से बंगाल सरकार के अधीन हो गए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रावधान के बाद बम्बई और मद्रास पूर्ण रूप से बंगाल सरकार के अधीन हो गए। ठीक है। और बंगाल सरकार किसके कंट्रोल में आ गया? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीधे। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया कि कंपनी भारत में इंग्लैंड सरकार की अनुमति के बिना किसी भी भारतीय राज्य से संधि या युद्ध नहीं कर सकती थी। यानी यहाँ पर द्वैध शासन यानी दोहरी सरकार लागू हो गई। कुछ शक्ति किसके पास चली गई? ब्रिटेन क्राउन के पास, और कुछ शक्तियाँ रह गई भारत में जो थे कंपनी के लोग उनके यहाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर शक्ति किसके पास चली गई? ब्रिटेन क्राउन के पास। और वहाँ से इस एक्ट के तहत उन्होंने कह दिया कि देखिए, कंपनी को सीधे शब्दों में कह दिया कि आप भारत में तो हैं, लेकिन बिना इंग्लैंड सरकार की अनुमति के बिना आप किसी भी भारतीय राज्य से ना तो संधि कर सकते हैं और न ही युद्ध कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रिटिश क्राउन से क्या करना होगा? अनुमति लेनी होगी। पहली बार कंपनी के नियंत्रण में भारतीय क्षेत्र को भारत के ब्रिटिश संपत्ति के रूप में स्वीकार किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के मामलों और प्रशासन के सर्वोच्च नियंत्रक बन गई।